गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 25 सितंबर 2022 और डे है संडे। तो संडे है, छुट्टी है, तो आज हम जो वो डिस्कस करेंगे हिंदी से रिलेटेड जो वो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि अभी हाल ही के एग्ज़ाम जो कि हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे आंसर ही उस क्वेश्चन का डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जो वो उसको एकदम से जो वो सॉल्व कर दें। तो इसमें जो वो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो होएगा हिंदी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे 115 से 119 तक है। अच्छा सॉरी, हिंदी जो वो यहाँ पे 115 से है 124 है पहले और आगे है 129, तो 115 भी है। तो इसका मतलब टोटल जो वो हिंदी से रिलेटेड इसने 15 क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे। इससे पहले हम लोग जो वो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चन जो वो अभी हमने पॉलिटी के छोड़ दिए हैं। बाकी रीजनिंग जो वो इसमें जो भी पूछी गई थी उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मिनट में इसके कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ। यस, चलिए लास्ट से शुरू करते हैं। लास्ट है यहाँ पे, यस 129। तो यहाँ पे लिखा है जड़ खोदना। तो जड़ खोदना मुहावरे का अर्थ जो वो यहाँ पे पूछा है। देखिए बहुत अच्छे से ऑप्शन जो वो यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको अगर आपने अच्छे से पहले नहीं पढ़ा है तो आप जड़ खोदने का जो वो एक मतलब जो वो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर्वोपाय करना, मतलब उसने तो जड़ खोद दी उसकी, तो इसका मतलब है कि उसने उसका उपाय निकाल दिया। ठीक है, लेकिन ये जो वो गलत आंसर हो जाएगा। जड़ खोदने का जो एक्चुअल में जो इसका आंसर होगा, इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमने जो वो, जैसे जड़ किस में होती है, पेड़ पौधों में होती है जड़। ठीक है, तो उसकी अगर जड़ ही खोद दी इसका मतलब है उसको तो हमने नष्ट कर दिया। मतलब जो पेड़ था उसको हमने नष्ट कर दिया, क्योंकि उसकी जड़ खोद दी तो वो सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे जो आप इसको याद रख सकते हैं। तो समूल नष्ट करना जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साहसिक कार्य तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, घमंड करने का तो यहाँ पे कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो इस 129 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, समूल नष्ट करना, मतलब कि सब कुछ नष्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज्ञा का पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब है इससे मतलब कि इसके जैसा समानार्थक शब्द जिसको हम बोल देते हैं और भी इसका नाम है। तो आज्ञा को जब हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आज्ञा मतलब कि आज्ञा लेना, किसी की अनुमति लेना। ठीक है, तो अनुमति ये जो मुझे लगा काफ़ी सिंपल है। हिंदी जो वो काफ़ी सिंपल पूछी गई थी, तो इसका हो जाएगा वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरा में प्रत्यय और प्रत्यय और उपसर्ग से जो वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इसने। देखिए आपको जो वो यहाँ पे ये जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि उपसर्ग, देखिए उपसर्ग को आप ऐसे याद रखिए। देखिए अब भाषा जो हिंदी भाषा होती है उसमें जो शब्द निर्माण होता है वो 4 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट उसमें जो वो उपसर्ग लगाया जाता है। ठीक है, और सेकंड उसमें जो वो प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे कैसे कैसे ये होता है। और तीसरा जो वो उसमें संधि द्वारा जो वो उसको बनाया जाता है। और चौथा हो गया समास। ठीक है, तो इन 4 प्रकार से जो वो शब्द का निर्माण जो वो किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग की। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चला उपसर्ग मतलब कि कुछ शब्द होते हैं जो मूल शब्द होते हैं। देखिए मूल शब्द को पहचानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मूल शब्द का मतलब है कि जो शब्द अपने आप में जो वो कुछ उसका मतलब हो। ठीक है, मूल शब्द है, उसमें अगर कुछ जोड़ दिया जाए पहले, लास्ट में नहीं, पहले उस शब्द के पहले कुछ जोड़ दिया जाए और उसकी विशेषता जो है वो जो वो परिवर्तन हो जाए, उसमें जो चेंज आ जाए। जैसे कि एग्जांपल समझिए, जैसे गुण है। ठीक है, गुण आपको पता ही है कि गुण का मतलब होता है जिसमें गुण हो। ठीक है, गुण एक शब्द हो गया, एक मूल शब्द हो गया। अब इसके आगे में जो वो अब लगा दूं तो ये बन जाएगा अवगुण। ठीक है, तो अब जैसे लगाया तो इस शब्द का जो अर्थ है, इसमें जो वो इसकी जो विशेषता थी पहले गुण वाली, वो जो वो बिल्कुल चेंज हो गई। अवगुण का मतलब है जिसमें कोई गुण ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो अब लगाया, क्योंकि ये शब्द से पहले लगाया तो ये जो वो उपसर्ग है। ठीक है, तो इसको जो वो कैसे पहचाने, तो आप जो वो पहचानिए पहले कि आप जो पहले तो ब्रेक करिए, जैसे संधि विच्छेद होते हैं हम लोग, तो वैसे जो वो ब्रेक करिए और जो पिछले वाला शब्द है उसको जो वो ढूंढिए कि इसका कोई अर्थ निकल रहा है, तो जो वो फिर उसके आगे जो लगा है वो उपसर्ग है। जैसे एग्जाम्पल के जैसे इसको समझिए परलोक। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे प बोल दूँ कि प उपसर्ग है, नहीं, तो यहाँ पे बचेगा र लोक। तो र लोक तो कोई शब्द है नहीं, तो मूल शब्द होना चाहिए। तो लोक है यहाँ पे, तो लोक का जो अपने आप में कुछ अर्थ है,
तो पर लग गया लोग के आगे, तो इसका मतलब पर जो वो यहाँ पे उपसर्ग है। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। क जो वो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि क लास्ट में है, उपसर्ग बात करता है पहले वाली, तो पर जो वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। देखिए कितना इजी हो गया अब इसको पहचाना। ठीक है, नेक्स्ट है फेरा में प्रत्यय। अब ये प्रत्यय के बारे में पूछ रहा है। अब प्रत्यय को भी कुछ इसी तरह से समझिए, प्रत्यय जो वो लास्ट में लगेगा, तो इसको आप ऐसे समझिए जैसे लास्ट में लगेगा, जैसे एक एग्जांपल से इसमें भी ऐसा ही है सेम बिल्कुल, कि अंत में जो वो जो भी जुड़ेगा प्रत्यय, उसके अर्थ में जो वो उसकी विशेषता में जो वो परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूं पाठ, तो पाठ आपको पता है लेसन जिसको हम बोलते हैं पाठ, तो इसमें जो वो अगर मैं जोड़ दूं अंक अक, ठीक है अक जोड़ दिया मैंने अक प्रत्यय, तो ये बन जाएगा पाठक। ठीक है, पाठ पहले जो वो लेसन था, लेकिन जैसे ही अक प्रत्यय लगाया इसने जो वो क्या बोल दिया, पढ़ने वाला, पाठक हुआ पढ़ने वाला, तो इस एकदम से जो वो शब्द का अर्थ जो वो चेंज हो गया। पाठ जो वो मूल शब्द था, इसके पीछे अंक लगा, तो इसका मतलब है इसने जो वो इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे अक प्रत्यय लगा। ठीक है, जैसे कई सारे और भी है, जैसे आई प्रत्यय जो वो आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं बोलूँ लिख, तो लिखना एक अलग बात है, लेकिन अगर आई प्रत्यय लग गया तो लिखाई हो गया, तो लिखाई एक अलग शब्द बन गया। ठीक है, इसके अर्थ में जो वो परिवर्तन आ गया, इसकी विशेषता जो वो चेंज हो गई, तो इसका मतलब है आप जो वो यहाँ पे पहचानिए, आप फेरा में प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, तो फेरा में जो वो यहाँ पे देखिए फेर, अगर मैं बोलूँ फेर, फेर में जो वो आ लगा दिया तो ये बन जाएगा फेरा। तो फिर जो वो एक अपने आप में एक शब्द है, मूल शब्द है। ठीक है, इसमें आ प्रत्यय लगाएगा, तो आज वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बन जाएगा फेरा, जो कि बिल्कुल अर्थ जो इसका चेंज कर दिया इसने। ठीक है, बाकी वो आज्ञा हमने देख लिया, अनुमति होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रिया का विशेषण क्या है। इस क्वेश्चन में जो वो थोड़ा सा डाउट था पहले भी, लेकिन ऑफिशियल आंसर की जो वो क्रियात्मक बता रही है, तो क्रियात्मक इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्रियाशील और क्रियात्मक में जो वो थोड़ा सा पहले कन्फ्यूजन था, और ऑफिशियल में जो वो इसने क्रियात्मक बोला, तो क्रियात्मक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, लास्ट से शुरू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है सो का कुल में समास क्या है, तो समास के बारे में आपको बताना चाहिए। समास से रिलेटेड जो वो इसने एक ही क्वेश्चन जो वो यहाँ पे पूछा है, तो क्वेश्चन ये है कि शोकाकुल में समास क्या है। ठीक है, तो देखिए समास पहले होता क्या है वो आप समझने की कोशिश करिए। आपको जो वो एकदम से जो क्योंकि इसके टाइप भी जो वो पढ़ना पड़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो वो बेस को समझना जरूरी है। समास का मतलब होता है कंपाउंड। जैसे हमने पीछे बात की प्रत्यय और उपसर्ग, प्रीफिक्स और सुफिक्स की। ठीक है, आप इंग्लिश में भी इनको साथ साथ में रिलेट करिए, ताकि आपको इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, समास का मतलब होता है बहुत सारे शब्द मिलकर जो वो एक शब्द बनाते हैं। ठीक है, एक शब्द को जो बनाएंगे उस प्रक्रिया को समास बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया माता, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, माता और पिता। ठीक है, अब मैंने और हटा दिया, इसको जो थोड़ा सा मिक्स कर दिया, कंपाउंड बना दिया। इसका मतलब ऐसे समझ लो माता, और मैं लिख दिया पिता, बीच में डैश लगा दिया, माता पिता, तो इसका मतलब है माता और पिता। ठीक है, जैसे नवरात्रि जो वो बनता है नौ रात्रियों से, नौ रात्रियों का जो समूह है। ठीक है, नौ रात्रियों का समूह क्या बन जाता है, इसने बोल दिया एक ही शब्द नवरात्रि। ठीक है, तो बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा करके जो भी एक नया शब्द बनता है, उस प्रक्रिया को समास बोलते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप को जो वो जानने की कोशिश करिए, तभी आपको जो वो ये सभी जो वो समझ आएंगे। शोकाकुल का मतलब क्या होता है, और इसमें जो वो कौन सा समास अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला होता है अव्ययी, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव में क्या होता है, जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, वह जब वो अव्ययी भाव जो वो होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे मैं एक जैसे 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 एक शब्द लेते हैं यहाँ पे, आमरण। ठीक है, आमरण। ठीक है, आमरण जो वो एक समस्त पद है, मतलब कि एक पूरा पद है। अगर मैं इसको जो वो पूर्व पद की बात करें, तो यहाँ पे आ जो वो यहाँ पे पूर्व पद है, मतलब पहले का पद है, पहले का शब्द जो है, और उत्तर पद मतलब कि बाद का जो वो हो जाएगा मरण। ठीक है, आ मरण। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा मरण तक। जब विग्रह करते हैं तो जो पूर्व पद होता है वो पहले लिखा जाता है इसमें, तो मरण तक। हाँ, मरण का मतलब है मरण तक, मरने तक। ठीक है, तो कुछ इस तरह से शब्द जो मिलकर बनते हैं, उसको जो वो हम लोग जो वो अव्ययी भाव समास जो वो बोल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जो वो तत्पुरुष समास होगा। अब पहले तत्पुरुष समास की ही बात कर लेते हैं। तो तत्पुरुष समास का जो मतलब होता है, इसमें जो वो आपने याद रखना है, इसमें जो वो देखिए जो पहले वाला पद होता है, जो हमने पिछले वाले की बात की अभी,
इसमें जो अव्ययी भाव की हमने बात की, उसमें जो पूर्व पद होता है वही जो वो प्रधान होता है, लेकिन इस तत्पुरुष समास में जो बाद वाला होता है उत्तर पद जो वो यहाँ पे प्रधान होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए। अच्छा, इसके जो वो 6 जो वो इसके और टाइप है, जैसे कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया, बहुत सारे हैं। एक अपादान हो गया, एक संबंध हो गया, और एक अधिकरण हो गया में पर। ठीक है, आपको ऐसे याद रखा होगा, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान जो वो से, संबंध जो वो का के की, ऐसे जो आपने याद रखा, अधिकरण लास्ट में जो वो में या पर जो वो हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो आपने याद रखा होगा। ये जो हमारा शब्द है शोकाकुल, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये जो किसका टाइप लग रहा है, ये जो वो संप्रदान का है। संप्रदान कारक की मतलब कि इसमें जो भी विभक्ति है, जैसे देखिए संप्रदान, नहीं संप्रदान नहीं, कर्ण। ठीक है, मैं गलत हो रहा हूँ। कर्ण से जो वो ये कर्ण कारक की विभक्ति से का जो वो यहाँ पे लोप है। ठीक है, अब देखिए शोकाकुल, शोकाकुल में जो पूर्व पद है वो है शोक। ठीक है, तो मैंने अभी बात की शोक, और यहाँ पे उत्तर पद जो वो क्या है, आकुल है, आकुल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो, क्योंकि जो पूर्व पद होता है, ठीक है, सॉरी, हाँ, जो उत्तर पद होता है उसमें जो भी उत्तर पद है वो जो वो प्रधान होता है, तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा शोक से आकुल। ठीक है, देखिए शोक से आकुल। ठीक है, शोक से आकुल, यहाँ पे जो वो देखिए से जो वो यहाँ पे आ रहा है, शोक से, तो विभक्ति से हो गया। ठीक है, तो कर्ण से, तो यहाँ पे जो वो कौन सा है, तत्पुरुष समास है, कर्ण से। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। तो शोकाकुल में जो वो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गीत का बहुवचन। देखिए गीत का जो बहुवचन होगा, तो देखिए जैसे हम बोलते हैं बहुत सारे गीत हो गए, तो गीतों हम लोग बोल देते हैं इन गीतों को गाइए, तो ऐसे जो वो गीतों बन गया। ठीक है, बहुत सारे हो गए, तो इन गीत को गाइए, ऐसे तो हम लोग नहीं बोल सकते, तो गीतों जो वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। माली का स्त्रीलिंग जो वो क्या हो जाएगा, माली का स्त्रीलिंग जो वो यहाँ पे मालिन हो जाएगा। छोटी ई की मात्रा जो वो यहाँ पे लगेगी, जबकि सी ऑप्शन में देखिए बड़ी ई की मात्रा है, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत का तत्सम है। ठीक है, तो सूत का जो तत्सम है वो हो जाएगा सूत्र। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। तो आपने जो तत्सम और तद्भव के बारे में जो पढ़ा होगा कि तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट उठ के आगे हैं। तो यहाँ पे ये जो त्र लगा हुआ है, यहाँ से जो हम लोग इसको पहचान सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी बड़ा जो अपने आप में टॉपिक है, इसको हम किसी दूसरे पार्ट में जो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब ऐसे याद रख लो फिलहाल कि ये जो त्र लगा है, जो वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये जो वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो सूत का जो तत्सम है वो हो जाएगा सूत्र। बाकी डिटेल में हम लोग जो इसको एक अलग पार्ट में डिस्कस करने की जल्दी ही कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है व्यूह का संधि विच्छेद। तो व्यूह का संधि विच्छेद जो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी उह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वो उह, बड़ा ऊ जो वो यहाँ पे लगेगा, वी के पास जो वो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे, बाकी तो यहाँ पे वो 115 से 119 तक जो शुद्ध शब्द पूछा था, जो कि बिल्कुल ही इजी थे। अगर देखिए ये जो वो कैसे आपको समझ आएंगे, जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी जो वो पढ़ी होगी या लिखी होगी, तभी जो आप इसको कर पाएंगे। इसका करने का तरीका जो वो मेरा क्या है कि मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है व्यतीत, तो आप जो वो पहले मत देखिए कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जो ऑप्शन को देखेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि ए होगा कि ये होगा। ठीक है, आप क्या करिए, साइड में जो वो व्यतीत लिखिए, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे व्यतीत। तो ऑटोमेटिक अगर आपने पहले से ऐसे शब्द लिखे हैं, तो आप जो वो अच्छे वाला शब्द जो वो लिखेंगे खुद ही। ठीक है, तो फिर देखिए ऑप्शन में ए वाला कहाँ है, बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, हालांकि बहुत सारा बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट है अन्वेषण। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अन, तो यहाँ पे छोटा सॉरी छोटा नहीं, आधा ना जो वो यहाँ पे हो जाएगा, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है महोत्सदी। तो यहाँ पे जो वो फर्स्ट महोत्सदी। ठीक है, तो दो मात्रा जो वो यहाँ पे लगेगी महोत्सदी में। और यहाँ पे नेक्स्ट है परीक्षक, तो परी जमा क्षक, तो यहाँ पे हो जाएगा परी, बड़ी की मात्रा परीक्षक। नेक्स्ट था यहाँ पे अधिकांश। तो अधिकांश में जो वो स जो वो ए वाला स होगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो वो हम लोग जल्दी ही जो वो पॉलिटी पहले कवर करेंगे, जो कि बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे, लेकिन उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए जो वो उस टॉपिक जो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा उसमें जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टाइम उसको लगने वाला है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।